हेलो एवरीवन। मैं हूं रितेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइट ओनली ऑन पैंथियन एडू। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनियन बजट के बारे में। एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मिनिस्ट्रीज़ की पूरी एक्सप्लेनेशन आ रही है। बारी बारी से सारे के सारे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना है, तो बारी बारी अलग अलग सेक्टर्स पे, अलग अलग पॉलिसी और विज़न पे वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा। आज का वीडियो सिर्फ इसके हाइलाइट्स पे बात करेंगे हम लोग, और जो मेन फीचर बजट के हैं उस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं यूनियन बजट 2021-22। बजट का विज़न जो है, जिसको हम लोग 6 पिलर्स कहते हैं, ये पूरी की पूरी विज़न को दर्शाता है। पहला पिलर है हेल्थ एंड वेल बीइंग, दूसरा पिलर है फिजिकल फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, चौथा पिलर है री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, और पांचवा पिलर है इनोवेशन एंड R&D, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इन 6 पिलर पे ध्यान में रखते हुए, इन 6 विजन्स को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बनाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं रेसिप्ट पार्ट पे। पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कैसे इस बजट के लिए। तो सबसे बड़ा जो रेसिप्ट पार्ट में कंट्रीब्यूशन होता है, बोरिंग और अदर लाइबिलिटी 36% है। उसके बाद टोटल टैक्सेस आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा GST का कंट्रीब्यूशन है। ये सारी चीज़ें बदल रही है। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स होता था, मगर GST का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे इनकम टैक्स आएगा, फिर कॉरपोरेशन टैक्स, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो होंगे वो 6%, कस्टम 3%, यूनियन एक्साइज 8%, और नॉन डेट कैपिटल रेसिप्ट 5% है। इसमें मेनली डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो आइटम्स इंक्लूड होंगे, डिसइन्वेस्टमेंट के ज़रिए जो पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा उसको इंक्लूड किया गया है। मेजर पार्ट इसमें वही होता है जो नॉन डेट यानी डेट के अलावा, उधार, गवर्नमेंट की उधारी के अलावा जो रेसिप्ट पार्ट होता है। अब इसको खर्च कैसे किया जाएगा, इसकी लेआउट को एक बार समझते हैं। तो सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स होती हैं, जो एक्सक्लूसिवली सेंटर सेक्टर की अपनी स्कीम्स होती हैं, उसमें 14%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली 10% खर्च करने का प्रावधान है। स्टेट का शेयर चला जाएगा 16% का। इंटरेस्ट पेमेंट हमेशा की तरह सबसे बड़ा, जो पिछले साल हमने जो बोरोइंग की थी या इस साल की जो बोरोइंग है उसका इंटरेस्ट पेमेंट में सबसे बड़ा शेयर जाता है। ये हर बार की तरह होता है। डिफेंस का लेआउट 8% का है। सब्सिडीज़ 8%। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, उसमें 9% है। पेंशन का 5% का लेआउट है, बाकी बचा हुआ 10% का एक्सपेंडिचर होता है। तो इस बात को हम लोग समझें कि गवर्नमेंट के पास बजट का टोटल, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए कितना बचता है। इसमें से आप देख सकते हैं कि 16% स्टेट्स को चला जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में 20% यानी कि टोटल 36%, फिर सब्सिडीज़ में 8% और पेंशन का 13%, कुल मिला के ऑलमोस्ट 49% जो होता है वो बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करता, या वो रेवेन्यू साइड का होता है। इससे इकोनॉमिक की ग्रोथ डायरेक्टली नहीं होती है, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं रहता है। टोटल जो लेआउट है जो बताया गया है, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 17.88 लाख करोड़ का है। वहीं कैपिटल रिसिप्ट 16,94,000 करोड़ के आसपास का है। टोटल बजट की लेआउट जो बताई गई है वो 34,83,235.63 लाख करोड़ का टोटल बजट है। मिनिस्ट्री वाइज जो बजट का लेआउट है, इस पे अगर हम लोग नज़र डालें तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन किसी मिनिस्ट्री का जाता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, ये 4.7 लाख करोड़ का है। सेकंड पोजीशन पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन,
ये करीब 2.5 लाख करोड़ का बजट है। इसमें मेनली वो आइटम्स आते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट करती है, सब्सिडीज़ का खर्चा वो सारा जो लेआउट होता है उसमें आता है। होम अफेयर्स गृह मंत्रालय अपने लिए 1.6 लाख करोड़ के करीब का बजट रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसको आप इकट्ठे देखें, ये आइसोलेशन में इसको हम नहीं कह सकते हैं। कुल मिलाकर इसका भी 2.5 लाख करोड़ के करीब का बजट आता है। और रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल माने क्योंकि अब रेलवे का बजट अलग से नहीं आता है। तो ये करीब 2.2 लाख करोड़ का बजट है और बाकी इसी हिसाब से लेआउट है। एलोकेशंस एंड फैक्ट्स एंड फिगर सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज जो मेन हाइलाइट्स हैं उस पर हम लोग बात करें तो हेल्थ के लिए हॉलिस्टिक अप्रोच जो गवर्नमेंट ने बजट में बताया है, ये 3-fold अप्रोच है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए हैं। इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो पोषण अभियान था सबको एक अम्ब्रेला प्रोजेक्ट मिशन पोषण 2.0 में ऐड कर दिया गया है और एक नई सेंट्रल स्कीम पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी कुल मिला के पूरा का पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 को इम्प्रूव किया जाएगा और 112 डिस्ट्रिक्ट तक इसको फैलाने की का प्रपोजल्स है। इसके अलावा एग्जिस्टिंग हेल्थ यूनिट्स जो है वो एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स के अलावा पास भी इसको डेवलप किया जाएगा। जल जीवन मिशन अर्बन, ये ऐसे तो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है लेकिन इसको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थ में इंक्लूड किया गया है ताकि बेटर वाटर सप्लाई, सैनिटेशंस के को हेल्थ से जोड़ा गया है, उसके लिए भी एक अच्छा खासा लेआउट रखा गया है। और कोविड के लिए वैक्सीनेशंस की बहुत ज़्यादा चर्चा है, इस पर 35,000 करोड़ का कोविड वैक्सीन का लेआउट रखा गया है। एडुकेशन पे जो मेजर अनाउंसमेंट किए गए हैं उसमें 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, 750 एकलव्य विद्यालय ओपन किए जाएंगे जो ट्राइबल एरिया में ओपन किए जाते हैं। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में ओपन करने का एक प्रपोजल है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसका कि आउटले रखा गया 50,000 करोड़ 5 साल के लिए, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। साथ ही नेशनल एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन का भी गठन करने का प्रावधान रखा गया है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बड़ा लेआउट है, काफ़ी एम्बिशियस है। अगर देखा जाए तो बजट का मेन फोकस एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और एग्रीकल्चर ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नए रोड बनाने का प्रस्ताव है, पीपीपी मॉडल को और ज़्यादा दुरुस्त करने का है, एक पॉलिसी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लाया गया है। इसके तहत पुरानी गाड़ियां जो एनवायरमेंटल फिटनेस टेस्ट में नहीं होंगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, स्क्रैप में उसको फिर से मोनेटाइज करने का प्लान है। और इसमें 20 साल आयु रखी गई है पर्सनल व्हीकल की, कॉमर्शियल व्हीकल्स का 15 साल का रखा गया है। इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए हर साल इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस वाले स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं। इस बार केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए कुछ स्पेशल पैकेज है, हर एक स्टेट के लिए अलग अलॉटमेंट रखा गया है जिसके लिए अलग से हम लोग चर्चा करेंगे। पाइपलाइंस को मोनेटाइज किया जाएगा, उसके लिए नेशनल असेट मोनेटाइज पाइपलाइन को लॉन्च किया जाएगा ताकि पाइपलाइंस के जरिए गैस पाइपलाइन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको मोनेटाइज किया जाएगा, यानी प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। 8,500 किलोमीटर का जो रोड कंस्ट्रक्शन का प्रोविज़न है भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत, और 11,000 किलोमीटर का हाईवे कॉरिडोर के तहत बनाया जाएगा। रेलवेज़ को नेशनल रेल प्लान को क्रिएट किया गया है और रेलवे सिस्टम्स को 2030 को ध्यान में रखते हुए आगे डेवलप करने की कोशिश की जाएगी।
100% इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉड गेज का टारगेट रखा गया है 2023 तक। और मेट्रो सर्विसेज को 27 नई सिटीज़ में और भी इंक्लूड किया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग मेट्रोज़ हैं उनको और ज़्यादा उसका एक्सटेंशन प्लान के बारे में बताया गया है। टैक्स के बारे में लोगों को इंतज़ार रहता है, स्पेशली मिडिल क्लास। तो इस बार के बजट में टैक्स स्लैब्स में कोई राहत नहीं दी गई है। उम्मीद भी करना थोड़ा बेमानी था, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऐसे भी रेसिट साइड काफ़ी शॉर्ट दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही घाटा जो है वो 6.8% के करीब का बताया जा रहा है। तो इसमें चांसेस बहुत कम थे। बहरहाल सीनियर सिटीजन्स जो हैं 75 ईयर्स के, उनको राहत दी गई है। उनको आईटी फाइलिंग से राहत दी गई है, अगर वो उनकी इनकम, पेंशन और सेविंग्स पे इंटरेस्ट के ज़रिए होती है, तो बैंक उनका डिडक्ट खुद ही कर लेंगे अगर वो एलिजिबल केस होगा। तो आईटी असेसमेंट केस का जो 6 साल से घटा करके 3 साल कर दिया गया है। मतलब रीअसेसमेंट का केस जो होता था, वो पुराने केसेस जो होते थे 6 साल तक किया जा सकता था, इसको घटा करके 3 साल तक किया जा गया है। लेकिन अगर केस सीरियस टैक्स इवेजन का हो, यानी कि 50 लाख और उससे ऊपर का हो, तो 10 साल पुरानी फाइल भी खोली जा सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को टैक्स हॉलिडे कंटिन्यू किया गया है 1 साल के लिए। एग्रीकल्चर पे सबकी नज़र थी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए 3 बिल्स आ चुके हैं, इसके बारे में आपको पता ही था। और इस बार की जो खास बात है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को एपीएमसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए उसकी प्रोविज़न की जाएगी। तो ये वाली गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए कि गवर्नमेंट के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि एपीएमसी मंडीज़ को वो एबॉलिश कर रही है। यहाँ पे तो उसके फंड का प्रोविज़न, यानी उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोविज़न्स डाला गया है। और ई नाम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसमें 1000 और मंडी को इंक्लूड करने का प्रावधान है। 5 बड़े फिशिंग हब्स को डेवलप किया जाएगा, चेन्नई, कोच्चि, पारादीप, और भी 2-3 और हैं, उनको डेवलप किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर पे रिफॉर्म्स की बात की जाए तो बहुत सारे लॉज को अमेंड किया जाएगा, जिसमें यूनिफाइड सिक्योरिटी मार्केट कोड डेवलप करेंगे, सेबी एक्ट को, डिपॉजिटरी एक्ट्स को अमेंड करते हुए, और सेबी का रोल को और क्लियर किया जाएगा। कमोडिटीज़ मार्केट में भी सेबी की दखल बढ़ाने का प्रोविज़न है। एक बड़ा स्टेप लेते हुए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट 49% से 74% की बढ़ाने की उम्मीद की गई है, मच अवेटेड। यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में ऑनरशिप जो होगी वो फॉरेन स्टेक होल्डर्स की बढ़ जाएगी। अभी भी है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 49% तक ही है। ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर फ्लोट कर रहे हैं, आपने देखा होगा। एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का प्रोविज़न किया गया है। जो हम लोग बात करते हैं कि बैड बैंक जैसी कोई चीज़ होगी, जो कि एक अलग अलग बैंकों से उनके स्ट्रेस एसेट्स को लेकर के फिर उसका रियलाइजेशन करेगी, तो इससे बैंकों की एनपीए की पोजीशन बेहतर होगी। बैड बैंक के बारे में अलग से मैं वीडियो में चर्चा करूँगा कभी। डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। इसका स्टैच्यूटरी प्रोविज़न्स कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट पिछले साल का ही है, इस बार इसके स्टैच्यूटरी प्रोविज़न्स बना दिए जाएंगे। डिसइन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के रेसिट साइड खाली है इस बार, क्योंकि कोविड के कारण बहुत अच्छी इकोनॉमी अच्छे शेप में नहीं चल रही है, रिकवरी नहीं है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ी है, तो पैसा कहाँ से आएगा? डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। डिसइन्वेस्टमेंट बहुत बड़े लेवल पे करने का प्लान है। जैसे आपको बताया कि पाइपलाइन में है, रेलवेज़ में है, एयरपोर्ट्स का किया जा रहा है, अंडर प्रोसेस है। बड़े अनाउंसमेंट किया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये मोस्ट प्रोबेबली वो बैंक होंगे जो इस बार के कंसोलिडेशन से बच गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली। उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। और एक जनरल इंश्योरेंस की कंपनी को इस साल तक डाइवेस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि उसके शेयर्स को बेच दिया जाएगा।
LIC का IPO लाया जाएगा। अभी तक से इसकी ऑनरशिप 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। किसी फाइनेंशियल ईयर में ऐसा इसमें कितने % स्ट्रेटेजिक सेलिंग होगी या कंप्लीट होगा, इसके बारे में अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। उम्मीद करते हैं कुछ % शेयर्स को गवर्नमेंट डाइवर्स्ट करेगी। उसी तरीके से BPCL और IDBI एयर इंडिया का भी प्रोसेस लटका हुआ है। कोविड के कारण अच्छे बिडर्स नहीं मिल रहे थे, अच्छी रेट नहीं मिल रही थी। इस साल उसको फाइनलाइज करना है। डिसइन्वेस्टमेंट का जो आंकड़ा है वो घट करके थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले साल पूरा हो नहीं पाया था, 2 लाख करोड़ से ऊपर का था। इस बार उसको कम रखा गया, रियलिस्टिक टारगेट रखा गया है, कोई 1.6 लाख करोड़ के करीब का है। अर्बन डेवलपमेंट में कुछ मेजर फीचर्स जो बजट से सामने आते हैं। जल जीवन मिशन अर्बन एरियाज़ के लिए, जो वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। अर्बन स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके लिए एक अच्छा खासा मैसिव 1,41,000 करोड़ का बजट रखा गया है। पॉल्यूशन से बचने के लिए करीब 2,000 करोड़ का प्रोविजंस रखा गया है। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसके बारे में आपको बताया कि व्हीकल पुरानी हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फिर उसको स्क्रैप में निकाल देते हैं। और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट PPP मॉडल पे अच्छी बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है। और मेट्रो के बारे में तो हमने बात की ही थी कि Tier 2 सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे बजट के हिसाब से। बजट की एनालिसिस कभी पूरी नहीं होती है, बहुत कुछ है इसमें और भी कहने के लिए। आने वाले वीडियोस में अलग अलग पॉलिसीज़ पे और कुछ बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियोस देखेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, बाय बाय।